गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत अच्छी रोचक अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ध्वनि। क्या है? ध्वनि। ये ध्वनि क्या है? अगर सोचिए आप, अगर हमारे आसपास ध्वनि ना हो तो जीवन कैसा होगा? जीवन कैसा होगा? ना हम बोल सकते हैं, ना हम सुन सकते हैं, और ना ही हम संगीत का क्या कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। ठीक है। अगर ध्वनि ना हो तो हमारा जीवन कैसा होगा? सोचिए एक बार। ठीक है। जैसे ध्वनि क्या है, आइए हम देखते हैं ध्वनि क्या है। अपना हम अध्याय शुरू करते हैं। ध्वनि, देखिए, जो हम सुनते हैं, जो हमारे कानों को सुनाई देता है, जो हमारे कानों को सुनाई देता है वही हमारी क्या है? ध्वनि है। ठीक है। ध्वनि, तो ध्वनि का निर्माण कैसे होता है, ध्वनि कैसे फैलती है और इसको कैसे मापा जाता है, तो आइए हम ऐसे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट में ऐसे बता देते हैं। देखिए, ध्वनि का निर्माण कैसे होता है। ध्वनि का निर्माण कैसे होता है? जब कोई वस्तु में कंपन होती है। जब कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, इसमें जब कंपन होगा तो इसमें ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है। जैसे यहाँ पर लाउड स्पीकर है, यहाँ पर कोई लाउड स्पीकर है। ठीक, यहाँ पर कोई लाउड स्पीकर है, यहाँ से आवाज निकलता है। ठीक, जब आवाज निकलता है, कोई ध्वनि निकलती है, तो ये वाले पार्टिकल क्या करते हैं? इससे एनर्जित हो जाते हैं, मतलब इनको ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा मिलती है तो ये ऊर्जा इसमें क्या होता है? जब इसको ऊर्जा मिलती है, इस वाले पार्टिकल को या इस वस्तु को, तो ये क्या होता है? कंपित हो जाता है, वाइब्रेट हो जाता है। तो जब वाइब्रेट होता है तो यह दूसरे वाले को, अपने पास वाले को टक्कर मारता है। टक्कर मारने के बाद ये पहला वाला अपने जगह पे आ जाता है, फिर दूसरे वाले पार्टिकल में क्या होता है? कंपन आ जाता है, फिर यह कंपित होकर दूसरे वाले को कंपित करता है। इसी प्रकार क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक, मतलब यहाँ से लाउड स्पीकर से एनर्जी निकली, अर्थात ध्वनि निकली। ध्वनि जो है, इसको पहले पार्टिकल को मिली, फिर इसने क्या किया? ऊर्जा, मतलब ऊर्जा मिली, इसको ऊर्जा मिला। ठीक, ये दूसरे वाले को ट्रांसफर किया, इसी प्रकार कंपित होकर ये तीसरे को, और यहाँ पर हम या कोई मानव है, ऐसे ही मानव के कान तक ये आवाज पहुंचती है। ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, जैसे कोई रबड़ बैंड है, कोई क्या है? कोई रबड़ बैंड है, ऐसे कोई स्प्रिंग है। जब इसको हम कंप्रेस करेंगे या इसको जब हम दोनों तरफ से फैलाकर छोड़ेंगे तो इसमें क्या होगी? कंपन आएगी। ठीक है। इसमें कंपन में क्या होगी? ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक, आगे देखते हैं कि ध्वनि को फैलने के लिए अर्थात ध्वनि के प्रसार के लिए क्या होता है? ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की क्या होती है? आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर कोई लाउड स्पीकर है, ठीक, कोई है, अब यहाँ तक कोई मानव बैठा है। ठीक, कोई मानव बैठा है, अब इसको सुनना है। तो यहाँ से लाउड स्पीकर से यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी कि ध्वनि जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई माध्यम चाहिए। तो माध्यम के लिए जैसे मान लीजिए आप, क्या हो जाएगा? हवा है, ठीक, जल है और ठोस। ठीक, अर्थात कहने का तात्पर्य है ध्वनि जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में मतलब विचलन कर सकती है। ठीक है। निर्वात में ध्वनि क्या होती है? निर्वात में ध्वनि नहीं फैलती है। आगे देखते हैं। अब ध्वनि की विशेषताओं में अगर हम देखें, ध्वनि की विशेषताओं में देखें तो ध्वनि के कारण ही, जैसे पिच है, हम कोई जैसे बालक है, बालिका है और एक मानव है, जैसे कोई आदमी है, एक छोटा सा बच्चा है और एक लेडीज है। तीनों की आवाज, तीनों की वॉइस और ध्वनि देखिए अलग अलग होती है। तीनों की, जैसे जानवर हुआ, चिड़िया हुई, इन सब की क्या है? ध्वनि अलग अलग है। ध्वनि अलग अलग क्यों है? क्योंकि इनका जो पिच है, वो क्या है? अलग अलग है। ठीक है, जिसको हम वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। इसको हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक, तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं ध्वनि की विशेषताओं में हम तीव्रता। क्या है? तीव्रता से कैसे? जैसे तीव्रता जितनी अधिक होगी, ध्वनि कितनी ऊंची या कितनी धीमी है,
या कितनी ऊंची सुनाई देती है। कभी कभी ध्वनि क्या होता है, बहुत तेज सुनाई देता है, जो हमारे कानों के लिए क्या होता है, हानिकारक हो सकता है। ठीक, कोई 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 जो ध्वनि होती है बहुत मधुर होती है, जैसे हम जब गाना सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद लेते हैं हम लोग, तो वो क्या होता है, तीव्रता पर डिपेंड करता है। ठीक है, जितनी तीव्रता अधिक होगी ध्वनि उतनी ही ऊंची होगी, जितनी तीव्रता कम होगी ध्वनि उतनी ही धीमी होगी। ठीक है, गुणवत्ता क्या होती है, गुणवत्ता में हम देखें ध्वनि की, जैसे गुणवत्ता देखें तो गुणवत्ता में क्या है, ठीक, कि अलग अलग स्रोतों की ध्वनि क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे मैं बांसुरी है, कोई बांसुरी है, ठीक, कोई बांसुरी है, बांसुरी की ध्वनि जो होती है वो अलग सुनाई देती है। ठीक, कोई वायलिन है, कोई रेडियो है, मतलब अगर हम ऑर्केस्ट्रा में जाते हैं, जब हम ऑर्केस्ट्रा में जाते हैं तो अलग अलग म्यूजिक जो होता है उनकी अलग अलग जो होती है फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य है अलग अलग स्रोतों की ध्वनि क्या होती है, अलग अलग होती है, और हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक, जैसे कि अब देखते हैं मानव की कान की संरचना क्या होती है। मानव की कान की संरचना में यदि हम देखें, ठीक, तो जो बाहरी कान होता है, मानव के कान की संरचना में क्या होता है, बाहरी पार्ट हो गया, ठीक, फिर उसके बाद मध्यम हो गया, ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आंतरिक। ये कंपन सुनने योग्य क्या होते हैं, ध्वनि में बदलता रहता है, ठीक, पोजीशन पे। आगे देखते हैं, अब इसका हम अनुप्रयोग में देखें, ध्वनि का अनुप्रयोग में देखेंगे तो क्या होगा, चिकित्सा में इसका उपयोग होगा। चिकित्सा में जैसे हम स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं, जिससे हम हार्ट अर्थात हृदय और फेफड़ों की ध्वनियों को हम सुन सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए देखिए क्या लिखा है, हम प्रतिदिन, क्या लिखा है, हम प्रतिदिन विभिन्न स्रोतों जैसे कि हम प्रतिदिन विभिन्न स्रोतों जैसे मानवों, पक्षियों, घंटियों, मशीनों, वाहनों, टेलीविजन, रेडियो आदि की ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, ध्वनि ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। श्रवण मतलब होता है सुनना, ठीक है, उत्पन्न करती है। ऊर्जा के अन्य रूप भी हैं, ऊर्जा के अन्य रूप भी हैं, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि। पिछले अध्यायों में आप यांत्रिक ऊर्जा का अध्ययन कर चुके हैं, जब हम लोग पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे कार्य तथा ऊर्जा। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने यांत्रिक ऊर्जा के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। ठीक है, तो आपको ऊर्जा संरक्षण के बारे में ज्ञात होगा, ऊर्जा संरक्षण के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए, जो पिछला अध्याय था हमारा, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कार्य के बारे में, कौन सी कार्य जो होती है, जो हमारे दैनिक जीवन में कार्य तो करते हैं लेकिन वो साइंस की भाषा में कार्य नहीं होती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा हाफ mv²। हम लोगों ने गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा। गतिज ऊर्जा जो वस्तु गतिमान होती है, जितनी गतिमान, जितनी उसकी वेलोसिटी अधिक होगी, गतिज ऊर्जा उतना ही अधिक होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्थितिज ऊर्जा। क्या है स्थितिज ऊर्जा, अर्थात इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। स्थितिज ऊर्जा वो होती है कि जब वस्तु के स्थिति में, पोजीशन में परिवर्तन होता है, ठीक, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे जितनी ऊंचाई पर हम किसी वस्तु को जितनी ऊंचाई पर ले जाते हैं, उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होती जाती है। ठीक, आगे देखते हैं। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। ऊर्जा, जैसे ये कोई वस्तु है, ठीक, ऊर्जा दूसरे वस्तु में आ गई, तीसरे वस्तु में आ गई, चौथे वस्तु में आ गई। जैसे अब इसको हम समझाते हैं। प्रकाश, सूर्य के प्रकाश क्या होता है, सूर्य के प्रकाश, जो प्रकाश ऊर्जा है, किसी पेड़ पौधे को मिला, ठीक, किसी पेड़ पौधे को मिला, ये प्रक्रम जैव प्रक्रम कहलाता है। इसको हम आने वाले अध्यायों में बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया जैव प्रक्रम हम बताएंगे आपको। जैसे सनलाइट, सूर्य की ऊर्जा क्या हुई, प्रकाश ऊर्जा, यहाँ आई, किसी वस्तु को मिली, जैसे ये पेड़ पौधे को मिली, ये क्या है, ये प्रकाश ऊर्जा है, ये प्रकाश ऊर्जा है, किसी पेड़ पौधे को मिली। पेड़ पौधे हरी घास या हरी पत्ती को किसी बकरी ने खाया, या किसी हिरन ने खाया, खरगोश ने खाया, खरगोश को किसी शेर ने खाया या भेड़िए ने खाया। इस प्रकार क्या होता है, सूर्य की ऊर्जा एक
दूसरे से क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रूपांतरित हो रहा है, अर्थात इसका क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ऊर्जा का निर्माण नहीं हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पर कि जो ऊर्जा होती है एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो सकती है, रूपांतरित हो सकती है, और ना ही इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने पिछले अध्याय में शक्ति के बारे में पढ़ा था। शक्ति क्या है, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को ही हम क्या कहते थे, कार्य करने की दर को ही हम लोग क्या कहते थे, शक्ति। ठीक है, आइए अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, हम लोगों ने देखा था आपको ऊर्जा संरक्षण के बारे में ज्ञात है। इसके अनुसार आप ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसका विनाश कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे केवल एक रूप से केवल एक से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। जब आप ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या होती है, जब आप ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या आप अपनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? तो ऐसा कदापि नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आपने ऊर्जा के किस रूप का उपयोग किया? इस अध्याय में हम सीखेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और किसी माध्यम में यह किस प्रकार संचरित होकर हमारे कानों द्वारा ग्रहण की जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं ध्वनि का उत्पादन। देखते हैं ध्वनि का उत्पादन। देखिए इस चित्र में क्या दिखाया गया, ये है, ये क्या है, कंपमान। ठीक, क्या है, कंपमान स्वरित द्विभुज लटकी हुई टेबल टेनिस का। देखिए इसमें क्या होता है, ये क्या है, कंपमान स्वरित त्रिभुज है। कंपमान का मतलब जैसे ऐसे इस प्रकार का बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है। इस पे क्या करते हैं हम, यहाँ से कोई एक बॉल लटकाते हैं, बॉल से इस पे क्या करते हैं हम, इस पर बार बार हम लोग ठोकर मारते हैं। इस पे जब हम मारते हैं, फोर्स लगाते हैं, जब दबाव लगाते हैं, इस पर ठोकर मारते हैं, तो ये स्वरित्र क्या होता है, जो कंपमान स्वरित्र है, ये क्या होता है, कंपित हो जाता है। ठीक है, वही दिया गया है इसमें, ये देखिए चित्र में यही समझाया गया है, कंपमान स्वरित द्विभुज लटकी हुई टेबल टेनिस की गेंद। तो इसमें क्या दिखाया गया कि जो इसमें कंपन उत्पन्न हुआ, कंपन ही क्या है, ध्वनि को उत्पन्न करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्रियाकलाप में क्या लिखा है, एक बीकर या गिलास को ऊपर तक पानी से भरिए। कंपमान स्वरित द्विभुज की एक भुजा को चित्र 11.2 में दर्शाए अनुसार पानी की सतह को स्पर्श कराइए। देखते आगे। देखिए अब चित्र 11.3 में दर्शाए अनुसार कंपमान त्रिभुज की दोनों भुजाओं को पानी में डुबोइए। देखिए कि दोनों अवस्थाओं में क्या होता है। आइए आगे पढ़ते हैं, इसको छोड़ते हैं। देखिए इन सभी डायग्रामों में जितना हमने ये चित्र देखा, ये देखा, इससे पहले भी मैंने देखा, इसमें क्या होता है कि जब हम जो द्विभुज है, जो स्वरित्र है, उस पर हम आघात पहुंचाते हैं, मारते उसको, तो ध्वनि होती है, कंपन के रूप में उत्पन्न होती है, अर्थात स्वरित्र क्या होता है, कंपित हो जाता है। ठीक है, अब आगे दूसरे वस्तुओं से हम जब देखते हैं, देखिए क्या लिखा है, उपरोक्त क्रियाकलापों में क्या लिखा है, उपरोक्त क्रियाकलापों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या आप किसी कंपमान वस्तु के बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? तो ऐसा कदापि नहीं है। जब तक वस्तु कंपित नहीं होगी, उसमें कंपन नहीं आएगा, तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। आगे क्या लिखा, अब तक वर्णित क्रियाकलापों में हमने स्वरित द्विभुज से आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न की। हम विभिन्न वस्तुओं में क्या करते हैं, घर्षण द्वारा, खुरच कर, रगड़ कर, वायु फूंक कर या उनको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, कभी कभी आप लोग पेन हुआ, ठीक, या कोई छोटी सी पाइप हुई, इसको हम लोग फूंकते हैं। कभी कभी आपने देखा हुआ पेन का जो कैप होता है, ढक्कन, उसमें हम लोग नीचे क्या करते हैं, जब हम लोग फूंक मारते हैं, जब फूंक मारते हैं तो इसमें सीटी की आवाज आती है। सीटी की क्या आती है, आवाज आती है। तो वही लिखा है फूंक कर, ध्वनि क्या है, फूंक कर अभी हमको, अर्थात हिला कर भाई हम लोग ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जब कोई वस्तु पर, जैसे मेज पर आप ऐसे कोई चीज रगड़ते हैं तो भी ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो ऐसे हिलाकर या रगड़कर हम ध्वनि को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक, इन क्रियाकलापों में हम क्या करते हैं, हम वस्तु को कंपमान करते हैं, वस्तु को कंपमान करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कंपन का अर्थ होता है किसी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति करना। क्या होता है, कंपन का अर्थ होता है किसी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति करना। मनुष्यों में वाक ध्वनि,
मनुष्यों में वाक ध्वनि उनके वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होती है। वाक तंतु का मतलब होता है वोकल कार्ड, जो हमारे गले में होता है, जिससे क्या होता है, वोकल कार्ड के ही द्वारा बच्चे की आवाज अलग होती है, किसी औरत की आवाज अलग होती है और किसी पुरुष की आवाज अलग होती है। किसके माध्यम से? वोकल कार्ड, वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होती है। ठीक, जैसे क्या लिखा है, जब कोई पक्षी अपने पंख को फड़फड़ाता है तो क्या आप कोई ध्वनि सुनते हैं? क्या आप जानते हैं कि मक्खी भिनभिनाने की ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है? ठीक, कैसे उत्पन्न करती है? एक खींचे हुए रबड़ के छल्ले को बीच में से खींचकर छोड़ने पर यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। यदि आपने कभी ऐसा नहीं किया तो इसे कीजिए। ठीक, आगे देखते हैं। और तनी हुई रबड़ के छल्ले को कंपन को देखिए। अब देखते हैं ध्वनि का संचरण। क्या लिखा है? अब हमारा अगला टॉपिक है ध्वनि का संचरण। ठीक, अर्थात ध्वनि जैसे मान लीजिए ध्वनि को क्या चाहिए? माध्यम की आवश्यकता है। ये कोई साउंड है, ठीक, यहाँ कोई व्यक्ति है, ठीक, अब यहाँ से साउंड से कोई आवाज निकलती है, यहाँ कानों तक पहुंचती है। तो ध्वनि का संचरण यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए, ध्वनि को पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। ठीक, तो वही दिखाया गया है। इसी संचरण को, मतलब यहाँ से संचरण करने के लिए किसी न किसी माध्यम को क्या हो, माध्यम की आवश्यकता होगी। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं ध्वनि का संचरण। हम जानते हैं कि क्या लिखा है, हम जानते हैं कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। द्रव या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। देखिए, किसी द्रव से या किसी पदार्थ से, ठीक, जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है वही माध्यम कहलाता है। यह ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। ठीक है, स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले तक किसी माध्यम से होकर पहुंचती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो यह अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों में कंपमान कर देती है। ठीक है, कंपमान कर देती है। ये कण कंपमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति कर नहीं पहुंचती है। सबसे पहले कंपमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित होते हैं। ठीक है, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने पहले ही बताया था कि जैसे जब कोई कण है, यहाँ कोई साउंड है, ठीक, तो अपने पड़ोस वाले कण को यह कंपित करता है। क्या लिखा है? वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण। पहले ये क्या है? माध्यम है कोई, ठीक है, कोई पदार्थ है, कोई द्रव है, कोई ठोस है, कुछ भी है। तो इसका जो पहला कण है ये क्या होगा? कंपित होगा। ये दूसरे वाले को कंपित करेगा, ऐसे ये तीसरे वाले को कंपित करेगा। हालांकि ये कण उठकर यहाँ तक नहीं जाएगा, यहाँ कोई व्यक्ति है यहाँ तक नहीं जाएगा, लेकिन ये एक दूसरे को क्या करेंगे? एनर्जी का ट्रांसफर करेंगे, ध्वनि का ट्रांसफर करेंगे। अर्थात इनके टक्कर मारने से, ठोकर मारने से नेक्स्ट अगला ऐसे ही क्या होगा? वस्तु के पार्टिकल क्या हो गए या कण क्या हो गए? कंपित होते जाएंगे। ठीक, आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा है? वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था में विस्थापित होते हैं। ये अपने समीप के कणों पर एक बल लगाते हैं, जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती कण अपनी विरामा अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, निकटवर्ती, क्या लिखा है? निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने के पश्चात कण अपनी मूल अवस्थाओं में वापस लौट आते हैं। माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंच जाती है। ठीक है, यह प्रक्रिया कब तक चलती रहती है? मतलब पार्टिकल एक दूसरे को टक्कर मारते रहते हैं, ठीक, और ये मारने के बाद पुनः अपने अवस्था में आ जाते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक नहीं चलती है माध्यम में जब तक कि कोई वॉइस हुआ, मतलब कोई ध्वनि हुई आपके कानों तक नहीं पहुंच जाती। ठीक है, माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ। क्या लिखा है? माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम के कण नहीं, ठीक है, माध्यम से होता हुआ संचरित होता है। तरंग एक विक्षोभ है। तरंग क्या है? एक विक्षोभ है, ठीक, जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में उत्पन्न कर देते हैं। ये कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण, क्या लिखा है? किसी माध्यम में
ध्वनि के संचरण के समय ठीक ऐसा ही होता है, इसलिए ध्वनि को तरंग के रूप में जाना जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। ध्वनि को तरंग के रूप में जाना जा सकता है। देखिए, ये जैसे क्या है, जब हम किसी तालाब में, ये कोई तालाब है, जब हम किसी तालाब में कोई पत्थर फेंकते हैं, कोई पत्थर जब हम फेंकते हैं तो पत्थर से फेंकने के बाद पानी ऐसे 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 दिखाई देता है। अर्थात पानी जो होता है तालाब तालाब में क्या होता है, पानी नहीं जाता है, ठीक, लेकिन इस पानी के भी पार्टिकल क्या होते हैं, एक दूसरे को टक्कर मारते हैं, ठीक, और क्या होता है, लहरों के रूप में ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे तरंगों के रूप में पानी क्या होता है, दिखाई देता है। अर्थात हम लोग जब तालाब में क्या करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, फेंकने पर तरंगों के रूप में ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण यहाँ से यहाँ तक होता है। किसके रूप में, तरंगों के रूप में। यही क्या होता है, यही विक्षोभ होता है, और विक्षोभ को ही हम क्या कहते हैं, तरंग मानते हैं, ध्वनि को ही हम तरंग मान सकते हैं। ठीक है, और इन सब प्रक्रियाओं में क्या होता है, सिर्फ ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक, तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है, किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण के समय ठीक ऐसा ही होता है, इसलिए ध्वनि को तरंग के रूप में माना जा सकता है या तरंग के रूप में जाना जा सकता है। ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है और यांत्रिक तरंगे कहलाती है। देखिए, एक यांत्रिक तरंगे होती है, एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, देखिए एक होता है यांत्रिक तरंगे, क्या है, एक होता है यांत्रिक तरंगे और दूसरा क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, देखिए यांत्रिक तरंगे क्या है, यह ध्वनि, जैसे यांत्रिक तरंगों में हम देख लेंगे ध्वनि को, ध्वनि माध्यम, ये इसके लिए यांत्रिक तरंगों के लिए, जैसे यहां से यहां तक क्या होगा, यहां से यहां जाने के लिए यहाँ माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ध्वनि भी क्या हो जाएगी, हमारी ध्वनि हो जाएगी यांत्रिक तरंग, ध्वनि क्या हो जाएगी, यांत्रिक तरंग हो जाएगी, क्योंकि ध्वनि को भी एक जगह से दूसरे, अर्थात इसके प्रसार के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो वो माध्यम ठोस, द्रव, गैस तीनों हो सकती है। ठीक, यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक होता है अनुदैर्घ्य, एक होता है अनुदैर्घ्य और एक होती है अनुप्रस्थ। क्या है, एक अनुदैर्घ्य और एक अनुप्रस्थ। अब देखते हैं अनुदैर्घ्य क्या होता है। अनुदैर्घ्य में क्या होगा, अनुदैर्घ्य जो होती है तरंगे वो क्या होते हैं, इसके जो पार्टिकल होते हैं, इसके जो पार्टिकल होते हैं वो माध्यम में क्या होगा, माध्यम में आगे पीछे ऐसे आगे पीछे गति करते हुए, अर्थात कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी अनुदैर्घ्य। ठीक, आगे पीछे कंपन करते हुए इसमें गति होती है। ठीक, ये हो जाएगा अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ में क्या होता है, अनुप्रस्थ में क्या होगा, जो अनुप्रस्थ तरंग है उसमें क्या होगा, जैसे हम तालाब में मैंने पत्थर फेंका तो उसमें ऊपर नीचे क्या होगा, ऊपर नीचे जब आप देखते हैं तालाब में क्या होता है, ऐसे ऐसे धाराएं दिखाई देती है। ठीक है, पानी में। ठीक, तो ये आपकी क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक, अब हमने देखा विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं उनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि सूर्य के प्रकाश को यहाँ तक, पृथ्वी तक आने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं, अपने टॉपिक पर हम आते हैं। ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है। ठीक है, अभी संपीड़न की प्रक्रिया हम पढ़ाएंगे, जिसमें संपीड़न और विरलन के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्या लिखा है, तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे विरलन कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए इसमें यहाँ दिखाया गया,
ये देखिए, देखिए ये क्या है, जब कोई कंपमान, ये स्वरित्र है, जब इसको कंपमान किया गया, अर्थात इसको जैसे किसी ठोक दिए हम इस पर, तो इससे जो कंपन निकलेगी, ठीक, जहां पर उच्च दाब उत्पन्न हुआ, जैसे ये माध्यम है, माध्यम के पार्टिकल देखिए, माध्यम के पार्टिकल खूब ज्यादा अभी है एक दूसरे, यहाँ उच्च दाब उत्पन्न हुआ, उच्च दाब उत्पन्न हुआ उसे हम संपीडन कहते हैं, ठीक। फिर आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विरलन कहते हैं। इसी प्रकार फिर उच्च दाब, फिर निम्न दाब, ठीक, संपीडन विरलन, संपीडन विरलन करते हुए जो ध्वनि होती है वो आगे की ओर बढ़ती है कंपित होकर, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसको समझ जाएंगे, ठीक। क्या लिखा था अभी देखते हैं, ये क्या लिखा है, जिसे विरलन कहते हैं जब वस्तु कंपन करती है। देखिए पॉइंट बहुत बढ़िया है, इसको ध्यान से सुनिए। जब वस्तु कंपन करती है और अर्थात आगे पीछे तेजी से गति करती है, क्या लिखा है, जब वस्तु कंपन करती है अर्थात आगे पीछे गति करती है तो वायु में संपीडन और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है। संपीडन और विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होती है। संपीडन, क्या लिखा है, संपीडन उच्च दाब, संपीडन उच्च दाब का क्या होता है, क्षेत्र होता है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये वाला एरिया क्या है, संपीडन है, ये उच्च दाब का क्षेत्र है, वही लिखा है संपीडन क्या है, उच्च दाब का क्षेत्र है, और जो विरलन है वो निम्न दाब का क्षेत्र है, ठीक। आगे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो संपीडन है वो उच्च दाब का क्षेत्र है और विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है। दाब किसी माध्यम के दिए हुए आयतन में कणों की संख्या से संबंधित है। किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व अधिक दाब को और कम घनत्व कम दाब को दर्शाता है। इस प्रकार ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के संरक्षण, क्या लिखा है, सॉरी क्या लिखा है, घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में भी देखा जा सकता है, ठीक। इसी प्रकार देखिए एक स्प्रिंग में दिखाया गया है, स्प्रिंग में विरलन और संपीडन की प्रक्रिया दिखाई दी गई। देखिए स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं, ठीक, या छोड़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या संपीडन विरलन संपीडन विरलन की प्रक्रिया को दिखाया गया है। ये क्या है, स्प्रिंग, स्लिंग की मतलब होता है स्प्रिंग में अनुदैर्ध्य तरंग को दिखाया गया है। अनुदैर्ध्य तरंग क्या थी हमारी, जो ऊपर नीचे होती है, सॉरी आगे पीछे, जो आगे पीछे, देखिए विरलन संपीडन आगे पीछे ही तो हो रहा है, तो जो आगे पीछे होता है वही अनुदैर्ध्य तरंग होती है, जो जिसमें आगे पीछे कंपन होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ठीक है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अब, क्या लिखा, उन क्षेत्रों को जहां स्लिंकी की कुंडलियां पास पास आ जाती हैं, संपीडन, पास पास का मतलब जहां दाब का है उच्च हो, उच्च क्षेत्र का दाब होता है, जहां उच्च क्षेत्र का दाब होता है वो संपीडन होता है। वही लिखा, उन क्षेत्रों को जहां स्लिंकी की कुंडलियां पास पास आ जाती हैं, संपीडन, और उन क्षेत्रों को जहां कुंडलियां दूर दूर हो जाती हैं, विरलन कहते हैं। आप जानते हैं कि किसी माध्यम में ध्वनि, आप जानते हैं कि किसी माध्यम में ध्वनि विरलनों के रूप में संचरित होती है, विरलनों के रूप में संचरित होती है। अब क्या लिखा, अब आप किसी स्लिंकी में विक्षोभ के संचरण तथा किसी माध्यम में विक्षोभ की तुलना कर सकते हैं। ये तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती है। इन तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर होता है। कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, लेकिन अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं। क्या है, आगे पीछे दोलन करते हैं। ठीक इसी प्रकार ध्वनि तरंगे संचरित होती है। अतएव ध्वनि क्या है, तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि आप किसी स्लिंकी या स्प्रिंग के अपने हाथ में पकड़े सिरे को आगे पीछे धक्का न देकर दाएं बाएं हिलाए, तब भी आपको स्लिंकी में तरंग उत्पन्न होती दिखाई देती है। इस तरंग में कण तरंग, क्या लिखा, कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन नहीं करते, लेकिन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अपनी विराम अवस्था के ऊपर नीचे कंपन करते हैं। इस प्रकार की तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों
अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गत करते हैं। लंबवत का मतलब होता है ऊपर नीचे, ठीक है, लंबवत गत करते हैं। किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर जल की सतह पर दिखाई देने वाला या दिखाई देने वाली तरंगे अनुप्रस्थ तरंग का एक उदाहरण है, ठीक है। अब देखते हैं प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है, किंतु प्रकाश में दोलन माध्यम के कणों या उनके दाब या घनत्व के नहीं होते हैं। प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं है। आप अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में अधिक जानकारी उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, अर्थात हम लोग आगे की जब कक्षाएं पढ़ेंगे अगले क्लास में, तो हम लोग अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में अधिक जानकारी देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण। ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण अथवा गुण देखेंगे इनके। देखिए क्या लिखा, किसी तरंग में निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। आवृत्ति होती है, उसमें आयाम होती है, वेग होती है, ठीक है। देखते हैं ध्वनि तरंग को ग्राफी रूप में चित्रित 11.6c में दिखाया गया है, जो प्रदर्शित करता है कि ध्वनि तरंग किसी माध्यम में गति करती है तो घनत्व तथा दाब में कैसे परिवर्तन होता है। किसी निश्चित समय पर माध्यम का घनत्व तथा दाब दोनों ही उनके औसत मान से ऊपर और नीचे दूरी के साथ परिवर्तित होते हैं, ठीक, जैसा कि चित्र 11.6a 11.6b में प्रदर्शित करते हैं। जब ध्वनि तरंग माध्यम में संचरित होती है तो घनत्व तथा दाब में क्या उतार चढ़ाव होते हैं, देखते हैं। संपीड़न व क्षेत्र जहाँ कण पास आ जाते हैं, इन्हें वक्र के ऊपरी भाग में दिखाया जाता है। देखिए क्या होता है, जब हम किसी रस्सी को पकड़कर हम ऐसे झटका मारते हैं, ठीक, ऊपर नीचे जब झटका मारते हैं तो रस्सी आप क्या देखेंगे, रस्सी में देखिए ये कोई है, ऐसे दिखाई देगा, ठीक, ऐसे दिखाई, ठीक। ये क्या है, तरंग का ही रूप है, ठीक है, तरंग का रूप है। अब इसमें हम देखिए क्या, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, मान लेते हैं इसको द्रव का, जो दाब का है उच्च क्षेत्र है, जो उच्च क्षेत्र होता है दाब का, उसे हम क्या कहते हैं, संपीड़न कहते हैं। इसको हम संपीड़न मान लेते हैं और नीचे को हम विरलन मान लेते हैं। देखिए, और अब हम देखते हैं इसमें क्या, अभी हम आवृत्ति पढ़ेंगे, आयाम पढ़ेंगे, वेग पढ़ेंगे, देखिए। और इसमें तरंग दैर्घ्य, देखिए दो क्रमागत सरंग, या देखिए पानी का जो उतार चढ़ाव होता है पानी में, उसको ऊपर वाले को सरंग कहते हैं, नीचे वाले को गर्त कहते हैं, ठीक। तो वही इसमें दिखाया गया तरंग है। तरंग इस रूप में चलती है तो ऊपर का जो ऊपरी भाग उठा हुआ होता है उसको हम सरंग कहते हैं, ठीक, जो निचली जो धसा हुआ भाग है उसको हम गर्त कहते हैं। तो दो क्रमागत सरंग या दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और इस साइकिल को यहां से यहां तक पूरी होने में, ठीक, फिर से बनाते हैं, जैसे क्या बनाया मैंने ये, ठीक, इस साइकिल को यहां से यहां तक पूरी होने में, एक साइकिल पूरी होने में जो मतलब संख्या आती है उसी को हम आवृत्ति कहते हैं, ठीक है, उसी को हम आवृत्ति कहते हैं। अर्थात एक सेकेंड में एक वेव साइकिल में लगा दोलनों की संख्या ही हमारी आवृत्ति होती है। और इस एक पूर्ण दोलन को या एक साइकिल में लगा समय हमारा क्या कहता है, आवर्त काल कहलाता है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ थे दाब में क्या उतार चढ़ाव। संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ कण पास आ जाते हैं, इन्हें वक्र के ऊपरी भाग में दिखाया जाता है या दिखाया गया है, ठीक। आगे देखते हैं चित्र 11.6c में दिखाया गया है क्या, संपीड़न का क्षेत्र, ठीक। शिखर अधिकतम संपीड़न के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। शिखर मतलब ऊपरी वाला हिस्सा, ठीक, ये है, ये नीचे का हिस्सा हो गया, ये ऊपर वाला, ठीक, इसी को हम शिखर कह रहे हैं, ठीक। क्या लिखा, शिखर अधिकतम संपीड़न के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ घनत्व तथा दाब दोनों ही अधिक होते हैं। विरलन निम्न दाब के क्षेत्र है जहाँ कण दूर हो जाते हैं, उन्हें घाटी से प्रदर्शित करते हैं। घाटी अर्थात ये वाला हिस्सा घाटी से प्रदर्शित करते हैं, इन्हें वक्र
के निम्न भाग से दिखाया गया, जैसा कि चित्र 11.6c में दिखाया गया है। शिखर को क्या लिखा है? शिखर को तरंग का सरंग या सरंग तथा घाटी को गर्त कहा जाता है। ठीक है, दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। अभी हमने बताया तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तरंगदैर्घ्य को साधारणतः लेम्डा ये ग्रीक का अक्षर क्या है, लेम्डा से निरूपित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये दूरी है, ठीक, दो संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के बीच की क्या है, दूरी है, इसीलिए इसका मात्रक भी क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, आवृत्त से हमें ज्ञात होता है, क्या लिखा है, आवृत्त से हमें ज्ञात होता है कि कोई घटना कितनी जल्दी घटित हो जाती है। ठीक, मान लीजिए आप किसी ढोल को पीट कर बजा रहे हैं, आप ढोल को 1 सेकंड में जितनी बार पीटेंगे वो आपके द्वारा ढोल को पीटने की क्या होगी, आवृत्त होगी। ठीक, हम जानते हैं जब ध्वनि किसी माध्यम में संचरित होती है, ध्वनि किसी माध्यम में क्या होती है, संचरित होती है, तो माध्यम का घनत्व अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच बदलता है। ठीक है, आइए हम ये चित्र देख लेते हैं। इसमें देखिए दिखाया गया है, ये देखिए उच्च दाब वाला और उच्च घनत्व वाला क्षेत्र है जिसको हम विरलन कहते हैं। निम्न दाब और निम्न घनत्व वाले क्षेत्र को हम क्या, उच्च दाब और उच्च घनत्व वाले क्षेत्र को हम संपीड़न और निम्न दाब वाले और निम्न घनत्व वाले क्षेत्र को हम विरलन कहते हैं। देखिए दाब की विभिन्न अवस्थाएं हैं, विरलन, कभी विरलन है, कभी संपीड़न है, कभी संपीड़न, कभी विरलन, ऐसे ही करके ध्वनि क्या है, ध्वनि की गति आगे की ओर बढ़ती है, अर्थात ये कंपित होती रहती है। ये देखिए आपको ग्राफ के रूप में यहाँ पर क्या है, ग्राफ के रूप में ध्वनि को दिखाया गया है। ठीक है, औसत घनत्व या औसत दाब लिखा है। ठीक, आगे देखते हैं अब हम, यहाँ देखिए अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच बदलता है। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन में और पुनः अधिकतम मान तक आने पर एक दोलन पूरा हो जाता है। एकांक समय में क्या लिखा, एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की क्या होती है, आवृत्त कहलाती है। यदि हम प्रति एकांक समय में अपने पास से गुजरने वाले संपीड़नों तथा विरलनों की संख्या की गणना करें तो हमको ध्वनि तरंग की आवृत्त ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, ध्वनि तरंगों की आवृत्त क्या होती, ज्ञात हो जाएगी। इसे हम सामान्यतः न्यू, इसको हम लोग न्यू बोलते हैं, ग्रीक का अक्षर न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज, इसका प्रतीक हो गया। दो क्रमागत क्या लिखा, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजारने में लगे समय को तरंग का आवर्त काल कहते हैं। तरंग का आवर्त काल कहते हैं। आप कह सकते हैं कि एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का क्या कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है। ठीक है, ध्वनि तरंग का आवर्त काल कहता है। इसे कैपिटल टी अक्षर से निरूपित करते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, सेकेंड है। आवृत्त तथा आवर्त काल के बीच संबंध को निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं या व्यक्त किया जाता है। ये देखिए न्यू बराबर 1/t। ठीक है, अर्थात एकांक समय में दोलनों की संख्या आवृत्त कहलाती है। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा है, क्या लिखा है, इस प्रकार एक उच्च तारत्व की ध्वनि से हमें ज्ञात होता है कि किसी बिंदु से एकांक समय में संपीड़न तथा विरलन की अधिक संख्या गुजरती है। किसी ऑर्केस्ट्रा क्या लिखा है, किसी ऑर्केस्ट्रा में वायलिन तथा बांसुरी एक ही समय बजाई जा सकती है। दोनों ध्वनियां एक ही माध्यम वायु में चलती हैं और हमारे कानों तक एक ही समय पर पहुंचती हैं। दोनों ही क्या लिखा है, दोनों ही स्रोतों की ध्वनियां एक ही चाल से चलती हैं, लेकिन जो ध्वनियां हम ग्रहण करते हुए क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, क्या है, भिन्न भिन्न होती हैं। ऐसा ध्वनि से क्या लिखा, ऐसा ध्वनि से जुड़े विभिन्न अभिलक्षणों के कारण है, जिसको तारत्व इसमें एक अभिलक्षण है।
क्या है इसमें, देखिए एक शब्द आया तारत्व। क्या है? तारत्व। ठीक, तारत्व। ये तारत्व क्या है? तारत्व जो है, तारत्व जो है ध्वनि पर निर्भर करती है। जितना तारत्व आपको देखिए, तारत्व जितना अधिक होगा, ठीक, आवृत्ति क्या होगी उतनी अधिक होगी। आवृत्ति क्या होगी उतनी अधिक होगी। जितना तारत्व कम होगा उतनी ही आवृत्ति कम होगी। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा, किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, तारत्व कहते हैं। अर्थात क्या करें, जो हमारा मस्तिष्क है ध्वनि की आवृत्ति को किस प्रकार अनुभव करता है, उसे हम तारत्व कहते हैं। किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है, आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है और उसका तारत्व भी अधिक होता है। इसी प्रकार जिस ध्वनि का तारत्व कम होता है, उसकी आवृत्ति भी कम होती है, जैसा कि चित्र 11.7 में दर्शाया गया है। अभी देखते हैं आगे। विभिन्न, क्या लिखा है, विभिन्न आकार तथा आकृति की वस्तुएं विभिन्न आवृत्तियों के साथ कंपन करती हैं और विभिन्न तारत्व की ध्वनियां उत्पन्न करती हैं। क्या लिखा है, किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। इसे साधारणतः आयाम को ए से निरूपित किया जाता है। ठीक है, जैसा कि चित्र 11.6c में दिखाया गया है। ध्वनि के लिए इसका मात्रक दाब या घनत्व का मात्रक होगा। ठीक है, ध्वनि के लिए इसका मात्रक अर्थात आयाम का मात्रक दाब या घनत्व का मात्रक होगा। देखिए जैसे कोई मेज है, यहाँ पे क्या, जैसे कोई मेज है, जब हम किसी मेज पर धीरे से चोट मारते हैं, अर्थात हम कम एनर्जी देते हैं, इससे निकलने वाली ध्वनि क्या होगी, मृदु होगी। ठीक, और ज्यादा दूर तक सुनाई नहीं देगी, क्योंकि इसको हमने कम ऊर्जा दिया और धीरे से चोट मारा। लेकिन मेज पर हम ज्यादा जोर से जब चोट मारते हैं, तो इससे निकलने वाला तारत्व जो होती है, जो ध्वनि होती है, वो प्रबल होती है और दूर तक सुनाई देती है। लेकिन धीरे धीरे एक दूरी तक जाते जाते इसकी भी ऊर्जा कम हो जाती है और सुनाई नहीं देती है ज्यादा दूर तक। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा है अब। ध्वनि की प्रबलता तथा मृदुता मूलतः इसके आयाम से ज्ञात की जाती है। यदि हम किसी मेज पर धीरे से चोट मारे तो हमें एक मृदु ध्वनि सुनाई देती है, यह ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि हम कम ऊर्जा की ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। यदि हम मेज पर जोर से चोट मारे तो हमें प्रबल ध्वनि सुनाई देगी। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? तो बिल्कुल हम इसका कारण बता सकते हैं। ठीक है, उत्पादक, क्या लिखा, उत्पादक स्रोत से निकलने के पश्चात ध्वनि तरंग फैल जाती है। स्रोत से दूर, क्या लिखा, स्रोत से दूर जाने पर इसका आयाम तथा प्रबलता दोनों ही कम हो जाते हैं। प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तक क्या होती है, प्रबल ध्वनि जो होती है अधिक दूरी तक चल सकती है, क्योंकि यह अधिक ऊर्जा से संबंध होती है। ठीक है, जैसा कि चित्र 11.8 में दिखाया गया है। क्या लिखा है, समान आवृत्ति की प्रबल तथा मृदु ध्वनि की तरंग आकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। ठीक है, ये दिखाया गया 11.8, जिसमें ये देखिए मृदु ध्वनि का आयाम कम होता है तथा प्रबल ध्वनि का आयाम ज्यादा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ध्वनि की यह गुणवत्ता वह अभिलक्षण है जो हमें समान तारत्व तथा प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को हम टोन कहते हैं। जो एकल आवृत्ति की ध्वनि होती है उसको हम टोन कहते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को हम स्वर कहते हैं, और यह सुनने में क्या होती है, सुखद होती है। शोर कर्णप्रिय नहीं होता है, ठीक, जबकि संगीत सुनने में सुखद होती है। अर्थात जो शोर होती है, जो लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, वो हमारे कान के लिए सुनने लायक नहीं होता है, वो हमारे लिए सुखद नहीं होता है। लेकिन जब हम संगीत सुनते हैं, जो संगीत सुनते हैं हमारे लिए क्या होती है, सुखद होता है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी तरंग वेव कहलाती है। जैसे क्या लिखा है, तरंग के किसी बिंदु से,
मतलब किसी बिंदु से जैसे एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी तरंग वेग कहलाती है। हम जानते हैं कि वेग बराबर क्या होता है, वेग v बराबर होता है दूरी बटे दूरी बटे दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक, वेग v बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, अर्थात दूरी हमारी यहाँ पे क्या है, लेमडा है, और समय क्या है, t। ठीक है, देखिए दो संपीड़नों, दो क्रमागत संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी हमारी क्या है, लेमडा है, और उसको पूरा करने में लगा समय क्या है, t है। ठीक, तो लेमडा हो गया, और ये हमारा क्या, सॉरी फिर से इसको लिखते हैं, v बराबर वेग v बराबर हमारा लेमडा बटे t हो गया। ठीक है, लेकिन 1/t बराबर अभी हम लोगों ने पढ़ा न्यू। क्या पढ़ा हम लोगों ने, न्यू। तो न्यू 1/t बराबर यहाँ हम 1/t बराबर यहाँ हम क्या रख देंगे, न्यू रख देंगे यहाँ पर। तो v बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लेमडा न्यू। ठीक है, अब ये हो गया वेग हो गया, लेमडा क्या हो गई, तरंगदैर्घ्य हो गई, और न्यू यहाँ पर हमारी क्या है, आवृत्ति है। ठीक है, क्या लिखा है, किसी माध्यम के लिए समान भौतिक परिस्थितियों में ध्वनि का वेग सभी आवृत्तियों के लिए लगभग क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल दिए गए हैं। ठीक, हम यहाँ से पढ़ते हैं, किसी एकांक क्षेत्रफल, क्या लिखा है, किसी एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को हम ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। अब देखिए तीव्रता के बारे में हम पढ़ रहे हैं, किसी एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को हम तीव्रता कहते हैं। यद्यपि हम कभी कभी प्रबलता या तीव्रता, क्या लिखा है, यद्यपि कभी कभी प्रबलता तथा तीव्रता शब्दों का पर्याय के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन इनका अर्थ एक नहीं है। प्रबलता क्या होती है, ध्वनि के लिए कानों की प्रबलता, ध्वनि के लिए कानों के लिए संवेदनशीलता की क्या है, माप है, संवेदनशीलता की क्या है, माप है। यद्यपि दो ध्वनियां समान तीव्रता की हो सकती हैं, फिर भी हम एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील है। अब हम देखते हैं विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की हम चाल देखते हैं। विभिन्न माध्यमों में हम ध्वनि की चाल, देखिए एक ध्वनि की चाल होती है और एक प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, एक ध्वनि की चाल होती है, एक प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की चाल जो हमारी होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, लेकिन जो ध्वनि होती है अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होती है। ठीक है, जो ध्वनि की चाल होती है वो अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होती है। जैसे ही क्या होता है, दूर आप कभी देखे होंगे, दूर क्या है, जैसे हम ले लेते हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक, आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक, आप क्या है, यहाँ पर खड़े हैं, कोई वस्तु है यहाँ पर आपसे आधा किलोमीटर दूरी या 500 मीटर की दूरी पर एक कोई वस्तु है। यहाँ पर जब इसको चोट मारा जाता है तो आप देखेंगे कि चोट मारने के कुछ सेकंड बाद आपको यह आवाज सुनाई देती है। ठीक, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ तक आने में ध्वनि आपको कुछ देर बाद पता चला ना, लेकिन प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की चाल अधिक होती है, वो बहुत जल्दी शीघ्र आप तक पहुंच जाती है। ठीक, आगे देखते हैं, टॉपिक अपना पढ़ते हैं। किसी माध्यम में, क्या लिखा, किसी माध्यम में ध्वनि एक निश्चित चाल से संचरित होती है। किसी पटाखे या तड़ित के गर्जन की ध्वनि प्रकाश की चमक दिखाई देने के कुछ देर बाद सुनाई देती है। ठीक है, इसलिए यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम है। ठीक, ध्वनि की चाल उस माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिसमें यह संचरित होती है। आप इस संबंध को अपनी उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम हो जाती है। किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए वायु में ध्वनि की चाल कितनी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 331 मीटर प्रति सेकेंड, 22 डिग्री टेम्परेचर पर 344 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, सारणी में दिखाया भी गया है। ठीक, कि अलग अलग माध्यमों में जो ध्वनि की चाल है अलग अलग है। ठीक है, आगे देखते हैं,
ये देखिए सारणी में दिखाया गया है। निकेल में, इसको आप पढ़ लीजिएगा, निकेल में ध्वनि की चाल, ठीक है। स्टील में, लोहा में, पीतल में, ये क्या है, ठोस है। इसी प्रकार द्रव में आप देखेंगे, ठीक। इसी प्रकार आप गैस में देखेंगे। अब हम देखते हैं ध्वनि का परावर्तन। देखिए देखिए, एक होती है प्रतिध्वनि। हम लोग प्रतिध्वनि पढ़ेंगे, जैसे कि हमारी आवाज हमको जब से किसी हॉल में या किसी दीवार में होते हैं तो हमको सुनाई देती है आवाज। जैसे हम जब किसी जैसे आप पहाड़ी पर से चिल्लाते हैं तो आपकी आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है। जैसे आपने कहा हलो लो, हलो 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 हलो, ऐसे सुनाई देता है। जब कोई नेता भाषण देता है तो कोई भाषण देता है, कुछ भी बोलता है तो हलो 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 2-3 बार हमको सुनाई देते हुए दिखाई देता है। तो वही क्या होता है, दीवारों से टकरा कर हमारे तक इस प्रकार का हाल होगा। तो यहाँ से टकरा कर, यहाँ से टकरा कर ये आवाज पहुंचती है। और हमको जब कोई आवाज सुनाई देती है, जब परावर्तन होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर है, कोई व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक। ये कोई दीवार है। ये दीवार की दूरी हमारी कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर। कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर, ठीक। तब हमको ध्वनि सुनाई देगी। अर्थात यहाँ हमको जब मैंने कुछ चीज बोला, कोई शब्द बोला, तो 0 दूसरा शब्द सुनने के लिए, बोलने के लिए हमको 0.1 सेकेंड का अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो आगे आइए हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा, किसी ठोस या द्रव से टकराकर, किसी ठोस या द्रव से टकराकर ध्वनि उसी प्रकार वापस लौटती है जैसे कोई रबड़ की गेंद किसी दीवार से टकराकर वापस आती है। प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव से परावर्तित होती है तथा परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है। परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका अध्ययन आप अपनी पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं, ठीक है। क्या लिखा, परावर्तन पर खींचे गए, परावर्तन पर या परावर्तन सतह पर खींचे गए अविलंब, परावर्तक सतह पर खींचे गए अविलंब ध्वनि के आपतन होने की, क्या लिखा है, ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा के बीच बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये तीनों दिशाओं, ये क्या लिया, ये तीनों दिशाएं एक ही तल में होती हैं। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोधक की आवश्यकता होती है, जो चाहे पालिश किए हुए हो या खुरदरे हो, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रतिध्वनि। क्या, प्रतिध्वनि के बारे में हमने अभी चर्चा किया, हॉल वाला जो आवाज टकरा कर आती है। देखिए प्रतिध्वनि के लिए मैंने बताया, प्रतिध्वनि के लिए, ठीक, कोई व्यक्ति बोलता है तो उसको जब आवाज सुनाई, उसी की आवाज सुनाई दे हॉल में या कहीं में कहीं, तो क्या लिखा है, 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि किसी उचित परावर्तक वस्तु जैसे कि किसी इमारत, क्या लिखा है, किसी उचित परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा पहाड़ के निकट यदि आप जोर से चिल्लाए या ताली बजाए तो आपको कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर वापस सुनाई देती है या फिर से सुनाई देती है। आपको सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। स्पष्टतः या स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। यदि हम किसी दिए हुए ताप जैसे 22 डिग्री सी पर ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकेंड मान ले तो ध्वनि को अवरोधक तक जाने तक परावर्तन के पश्चात वापस श्रोता तक आने तक 0.1 सेकेंड के पश्चात पहुंचना चाहिए। अतः श्रोता से परावर्तक सतह पर जाने तथा वापस आने में ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी कम से कम 344 मीटर पर सेकेंड गुणे 0 इतना, तो आपका 34.4 मीटर, 34.4 मीटर होनी चाहिए। अर्थात देखिए मैंने कोई व्यक्ति, यहाँ कोई व्यक्ति माना, ये कोई दीवार, इनकी डिस्टेंस मैंने कितना कहा, 17.2। ये तो जानिक हो गया, और आएगा जब ये वॉइस है, जो हमारी ध्वनि है वो आएगी तो 17.2 गुणे 2 हो जाएगी, तो हमारी क्या हो जाएगी, 34.4 मीटर होनी चाहिए। वही लिखा है यहाँ पर 34.4 होनी चाहिए। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी की आधी अर्थात 17.2 मीटर अवश्य होनी चाहिए। यह दूरी वायु के ताप के साथ बदल जाती है क्योंकि ताप के साथ ध्वनि के वेग में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। ध्वनि के 12 बार
बारंबार परावर्तन के कारण हमें एक से अधिक प्रतिध्वनियां सुनाई दे सकती हैं। बादलों की गड़गड़ाहट की ध्वनि कई परावर्तक पृष्ठों से जैसे बादलों तथा भूम से बारंबार परावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। अब देखते हैं अनुरणन। ठीक है, किसी बड़े हॉल में, क्या लिखा, किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परावर्तन के कारण काफी समय तक बनी रहती है, जब तक कि यह इतनी कम न हो जाए कि यह सुनाई ही न पड़े। यह बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बंध होता है, अनुरणन कहलाता है। किसी सभा भवन या बड़े हॉल में अत्यधिक अनुरणन, ठीक, अर्थात क्या लिखा, अत्यंत अवांछनीय है। ठीक, अनुरणन को कम करने के लिए सभा भवन की छतों तथा दीवारों पर ध्वनि अवरोधक पदार्थ जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे लगे होते हैं। सीटों के पदार्थों का चुनाव इनके ध्वनि अवरोधक गुणों के आधार पर किया जाता है। देखिए, हमने अभी पढ़ा अनुरणन। अनुरणन का मतलब क्या होता है, एक ही शब्द बार बार सुनाई दे, जैसे कि वह जा रहा है, रहा है, रहा है, रहा है। हाल में जैसे बोला गया वह जा रहा है, रहा है, हलो लो, हलो 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 हलो, ऐसे सुनाई देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुरणन। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं, अब ध्वनि के परावर्तन के हम उपयोग देखते हैं। ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग, क्या लिखा, मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न, तूर्य तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र सभी इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक विशेष दिशा में ही जाती है। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए एक ही दिशा में आपकी ध्वनि जाएगी। ठीक, इन यंत्रों में क्या, देखिए क्या लिखा है, इन यंत्रों में एक नली का आगे का, देखिए इन यंत्रों में क्या लिखा है, इन यंत्रों में एक नली का आगे का खुला भाग शंक्वाकार होता है। शंक्वाकार का मतलब होता है इस टाइप का, ठीक, शंक्वाकार होता है। यह स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज देता है। अब देखते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा यंत्र है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने में काम आता है। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। ठीक, आगे देखते हैं, कंसर्ट हॉल सम्मेलन कक्षों तथा सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं, जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए, जैसा कि चित्र 11.12 में दिखाया गया है। कभी कभी वक्राकार ध्वनि पट्टों को मंच के पीछे रख दिया जाता है, जिससे कि ध्वनि पट्ट के परावर्तन के पश्चात समान रूप से पूरे हॉल में फैल जाए। ठीक है, ये देखिए सम्मेलन कक्ष की वक्राकार छत को दिखाया गया है। अब देखते हैं श्रव्यता का प्रसार, सॉरी क्या लिखा है, श्रव्यता मतलब होता है सुनना, ठीक, का परिसर, मतलब कहने का तात्पर्य है यहाँ पर कौन सी ध्वनि हम सुन सकते हैं और कौन सी ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। जैसे कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कौन सी ध्वनि हमारे कानों के लिए सुखद है और कौन सी ध्वनि हमारे कानों के लिए हानिकारक है। ठीक, कितने हर्ट्ज की ध्वनि हमको सुननी चाहिए, कितने हर्ट्ज की नहीं सुननी चाहिए, वही इस टॉपिक में है। क्या लिखा है, हम सभी आवृत्त की ध्वनियों को नहीं सुन सकते हैं। मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे कुत्ते 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। ज्यों ज्यों व्यक्तियों की आयु बढ़ती जाती है, उनके कान उच्च आवृत्तियों के लिए कम सुग्राही हो जाते हैं। 20 हर्ट्ज से, क्या लिखा है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। यदि हम अवश्रव्य ध्वनि को सुन पाते तो हम किसी लोलक के कंपनों को उसी प्रकार सुन पाते हैं जैसे कि हम किसी मक्खी पंखों के कंपनों को सुन पाते हैं। साइनोसिस जैसे कि गैंडा 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। व्हेल तथा हाथी अवश्रव्य ध्वनि परिसर की, व्हेल तथा हाथी, क्या लिखा है,
भेल तथा हाथी अपशब्द को क्या लिखा है, अपशब्द ध्वनि परिसर की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। ठीक, उत्पन्न करते यह देखा गया कि कुछ जंतु भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं। भूकंपों के प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अपशब्द ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो संभवतः जंतुओं को सावधान कर देती है, जो संभवतः जंतुओं को क्या कर देती, सावधान कर देती है। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़ और क्या लिखा है, पारपाइज जैसे जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। कुछ प्रजाति के सलभों अर्थात मोथ्स के श्रवण यंत्र अत्यंत सुग्राही होते हैं। ये सलभ चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की चींची की ध्वनि को सुन सकते हैं। उन्हें अपने आसपास उड़ते हुए चमगादड़ के बारे में जानकारी मिल जाती है और इस प्रकार स्वयं को पकड़े जाने से बचा पाते हैं। चूहे भी पराध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल खेलते हैं। अब देखते हैं पॉइंट क्या लिखा है, श्रवण सहायक युक्ति। जिन लोगों को कम सुनाई देता है उन्हें इस यंत्र की आवश्यकता होती है। श्रवण सहायक युक्ति जो होती है, जो लोग कम सुनते हैं उनके कान में ये लगाया जाता है। ठीक, जिन लोगों को कम सुनाई देता है उन्हें इस यंत्र की आवश्यकता होती है। यह बैटरी से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। इसमें एक छोटा सा माइक्रोफोन, एक एम्पलीफायर व स्पीकर होता है। जब ध्वनि माइक्रोफोन पर पड़ती है तो वह ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परावर्तित कर देता है। एम्पलीफायर इन विद्युत संकेतों को प्रवर्धित का मतलब कई गुना बढ़ा देता है। ये संकेत स्पीकर द्वारा ध्वनि की तरंगों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ये ध्वनि तरंगें कान के डायफ्राम पर आपतित होती हैं तथा व्यक्ति को ध्वनि साफ सुनाई देती है। ठीक है, अब हम देखते हैं पराध्वनि के अनुप्रयोग क्या है। पराध्वनि के अनुप्रयोग, पराध्वनियां उच्च आवृत्ति की तरंगें हैं। पराध्वनियां क्या है, उच्च आवृत्ति की तरंगें हैं। पराध्वनियां अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती हैं। उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियों का विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता है। पराध्वनि क्या लिखा है, पराध्वनि प्रायः उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती है जिन तक पहुंचना कठिन होता है, जैसे कि सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि। जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले मार्जन विलयन में रखते हैं और इस विलयन में पराध्वनिक तरंगें भेजी जाती हैं। उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई तथा गंदगी के कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार वस्तु पूर्णतः साफ हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों अर्थात पिंडों में दरारों अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। ठीक, धात्विक घटकों को प्रायः बड़े बड़े भवनों, पुलों, मशीनों तथा वैज्ञानिक उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। धातु के ब्लॉकों में विद्यमान दरार या छिद्र जो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, भवन या पुल की संरचना की मजबूती को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। पराध्वनि तरंगे ध्वनि के ब्लॉक से गुजारी जाती है और प्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए संसूचकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यदि थोड़ा सा क्या लिखा है, यदि थोड़ा सा भी दोष होता है तो पराध्वनि तरंगे परावर्तित हो जाती है, जो दोष की उपस्थिति को क्या करती है, दर्शाती है। ठीक है, साधारण क्या लिखा, साधारण ध्वनि जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है दोष युक्त स्थान के कणों से मुड़कर संसूचक तक पहुंच जाती है, इसलिए इन ध्वनि का उपयोग कार्य के लिए नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं आगे। पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं, इकोकार्डियोग्राफी या ईसीजी कहते हैं। ठीक है, पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है। इस संसूचक से रोगी के अंगों जैसे कि यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। यह संसूचक को शरीर की असामान्यताएं जैसे कि पित्ताशय तथा गुर्दे में स्थायी विभिन्न अंगों में अर्बुद अर्थात ट्यूमर, अर्बुद को क्या कहते हैं, ट्यूमर को अर्बुद कहते हैं, का पता लगाने में सहायता करता है।
इस तकनीक में पराध्वनि तरंगे शरीर के ऊतकों में गमन करती है तथा उस स्थान से परावर्तित हो जाती है जहां ऊतक के घनत्व में परिवर्तन होता है। इसके पश्चात इन तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है जिससे कि उस अंग का प्रतिबिंब बना लिया जाता है। इन प्रतिबिंबों को मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जाता है या फिल्म पर मुद्रित कर लिया जाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच तथा उनके जन्मजात दोषों तथा उनकी वृद्धि की अनियमितताओं का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, अनियमितताओं का मतलब होता है जैसे कि कोई भ्रूण है उसमें कोई रोग तो नहीं है या कोई दोष तो नहीं है। ठीक है, पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी, ठीक, बारीक कणों को तोड़ने के लिए भी किया जाता है। ठीक, बारीक कणों को तोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। ये कण बाद में मूत्र के साथ बहकर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर आज का यही समाप्त होता है। तो आज हमने सीखा कि ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। ध्वनि क्या है? इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? ध्वनि जो होती है कंपन से क्या होती है? उत्पन्न होती है और इसका हमारे जीवन में कितना महत्व है। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।